राहुल और सोनिया दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हालांकि दोनों के परिवार में स्टेटस की दीवार खड़ी थी। राहुल के पिता एक सरकारी स्कूल में टीचर थे, जो कि अब रिटायर हो चुके थे। उसकी दो बड़ी बहनों की शादी में पिता की जमा पूंजी खर्च हो चुकी थी। वहीं सोनिया के पापा मम्मी दोनों डॉक्टर थे और वह उनकी इकलौती संतान थी। आमतौर पर डॉक्टर की संतान ज़्यादातर डॉक्टर बनती हैं, पर उसे पेंटिंग का बहुत शौक़ था। उसकी पेंटिंग बहुत बार एग्जीबिशन में अच्छी कमाई कर चुकी थी। इसलिए राहुल अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस था। वह अपने पैरों पर खड़े होकर ही सोनिया को पाने के सपने देख सकता था। दोनों कॉलेज के बाद थोड़ी देर के लिए साथ समय बिताते थे। कभी किसी पार्क की बेंच पर बैठकर अपने आगे की ज़िंदगी के सपने बुनते थे, तो कभी समुद्र के किनारे चहलकदमी करते हुए सारी ज़िंदगी साथ निभाने के वादे करते। और राहुल की मेहनत के साथ उसकी किस्मत ने भी साथ दिया। पढ़ाई पूरी होते ही राहुल को एक सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर की नौकरी मिल गई। आज दोनों बहुत खुश थे। सोनिया को तो पूरा यकीन था कि उसके पापा मम्मी उसकी पसंद को कभी मना नहीं करेंगे, तो वहीं राहुल भी आश्वस्त था कि मम्मी तो उसकी पसंद ज़रूर मान जाएंगी। हाँ, उसे अपने पापा की तरफ से थोड़ा सा डर था। उसके पापा बहुत कम बोलते थे, इसलिए राहुल को उनसे बात करने में ज़रा डर लगता था। पर उसे यकीन था कि उसकी मम्मी बचपन की तरह उसकी अर्जी उसके पापा के सामने पहुंचा देंगी और फिर सोनिया उसकी होगी। राहुल को एक सॉफ्टवेयर कंपनी में नौकरी मिल गई थी। ये बात सोनिया ने अपने मम्मी पापा को बताया। वैसे भी उसके पापा मम्मी को राहुल पसंद था और फिर सोनिया उनकी इकलौती बेटी थी, तो उसकी खुशी में ही उन्हें अपनी खुशी लगी। उधर राहुल सोनिया से मिलने के बाद अपने घर पहुंचा और सबसे पहले अपनी माँ के पैर छुए। माँ ने उसे आशीर्वाद दिया और अपनी आंखों के कोरों से काजल लेकर राहुल के कान के पीछे टीका लगा दिया। कहा, आज तो बड़ा खुश लग रहा है, नज़र ना लगे तुझे। हाँ माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ और आप सुनोगी तो आप भी बहुत खुश होगी। मुझे नौकरी मिल गई है। अरे वाह, तू जाकर हाथ मुँह धो ले, मैं तेरे लिए हलवा बनाती हूँ। थैंक यू माँ, मैं अभी आया, राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा। थोड़ी देर बाद राहुल हलवा खाने बैठा तो पहला चम्मच अपनी माँ को खिलाया। यह सब आपके आशीर्वाद का कमाल है माँ, पहले आप मुँह मीठा कीजिए। आप बैठिए ना, आप खड़ी क्यों हैं? तभी मोबाइल पर राहुल की बड़ी दीदी रीमा का कॉल आ गया, तो माँ मुस्कुराते हुए बैठ गईं और बेटी से बातें करने लगीं। राहुल की नौकरी लगने की बात सुनकर दीदी भी बहुत खुश हुई। माँ, अब तो बहू लाने की तैयारी कीजिए आप, मैं भी अपनी पहचान में लड़की देखूंगी। रश्मि को भी बता देती हूँ। अच्छा ठीक है, तू ही बता दे रश्मि को। हाँ माँ, मैं फ़ोन रखती हूँ। हाँ ठीक है, कहकर माँ ने कॉल काटा। तो राहुल ने जल्दी से कहा, माँ मुझे आपसे कुछ कहना है। हाँ बेटा, बोलो ना। माँ, मैं सोनिया से प्यार करता हूँ और आप उसी से शादी करनी है मुझे। मैं बस नौकरी लगने का इंतज़ार कर रहा था और अभी भी आपको बताने ही जा रहा था कि दीदी का फ़ोन आ गया। अच्छा, तो तू इतना बड़ा हो गया कि खुद के लिए लड़की भी पसंद कर लिया। कब से चल रहा है ये सब? माँ ने बहुत गुस्से में आकर कहा। 3 साल से पसंद करता हूँ मैं उसे, राहुल ने नज़रें झुकाकर कहा। 3 साल से तेरा ये सब चल रहा है और तूने मुझे अंधेरे में रखा। ज़रूरत नहीं समझी अपनी माँ को कुछ बताने की, और आज ऐसे बता रहा है जैसे कि पूछ नहीं रहा, खबर दे रहा है। मैं नौकरी मिलने की राह देख रहा था माँ। सोनिया भी आज ही अपने मम्मी पापा को हमारे बारे में बताने वाली है। उसके पापा मम्मी डॉक्टर हैं, इतने पैसे वाले घर की है वह। बगैर नौकरी मिले किस मुँह से बात करते हम। तू उसकी छोड़, वो क्या बताएगी क्या नहीं वो जाने, पर मैं इस शादी के लिए तैयार नहीं हूँ। और तू चिंता मत कर, तेरे लिए सोनिया से कहीं सुंदर लड़की ढूंढेंगे। तेरी माँ। पर माँ, मैं सोनिया से प्यार करता हूँ, आप एक बार उससे मिल तो लीजिए। मैंने एक बार जो कह दिया सो कह दिया, मुझे इस बात पर कोई बहस नहीं चाहिए। पर माँ, मुझे लगा था कि आप तो कम से कम मुझे समझेंगी। पापा से तो मुझे बोलते हुए भी डर लगता है। मैंने सोचा था कि आप पापा को सोनिया के बारे में बताएंगी। राहुल अपनी माँ का हाथ पकड़कर उसे मनुहार करते हुए बोला। माँ, आप एक बार सोनिया से मिल लीजिए, फिर देखना आप खुद उसे अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हो जाएंगी। क्यों, क्या वो मुझ पर भी जादू कर देगी जैसे उसने तुम्हारे ऊपर कर रखा है? माँ, आप ये क्या कह रही हैं? राहुल ने तड़प कर कहा। वाह बेटा, अभी सोनिया से तेरी शादी नहीं हुई
तब तो तू उसके लिए मुझसे तेज़ आवाज़ में बोल रहा है। जब तेरी बीवी बन जाएगी तब तो मुझे एक कोने में बिठा देगा। सॉरी माँ, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस इतना कह रहा था कि आप पहले उससे मिल लीजिए। अच्छा, अगर तू चाहता है कि उसे देखकर रिजेक्ट करूं तो फिर ठीक है, मिला दे किसी दिन। माँ, आप तो उसे रिजेक्ट करने के लिए तय कर बैठी हैं। देख बेटा, मैं सीधे सीधे बता दूं, मैंने तेरी शादी के लिए बहुत सारे अरमान सजोए हैं अपने दिल में, और मैं अपनी पसंद की ही बहू लाऊंगी। एक बार बेटे की पसंद पर तो भरोसा कर लो, उसके अरमानों का भी तो सोचो। पीछे से राहुल के पिता की आवाज़ आई, जो जाने कब से अपनी पत्नी का हट और बेटे की मनुहार सुन रहे थे। जब बेटे को परेशान होते देखा तो बीच में बोलना ज़रूरी समझा। आप तो चुप ही रहिए, आज तक आपने कभी ध्यान नहीं दिया बच्चों की परवरिश पर। मुझे अच्छी तरह पता है कि मेरे बेटे के लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। राहुल के पिता अपनी पत्नी के पास आ गए और उन्हें समझाने की गरज से उनके कंधे पर हाथ रखा। नहीं जी, मैं किसी की नहीं सुनूंगी। कब से मैं इसके बड़े होने का इंतज़ार कर रही थी। कितने सपने देखे हैं मैंने इसे लेकर। मुझे कुछ नहीं सुनना। अगर सोनिया से शादी करनी है तो मेरा मरा मुंह देखेगा। क्या बोल रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या? रहने दीजिए पापा, आप मेरी वजह से झगड़ा मत कीजिए। मम्मी से राहुल का मन भर आया था और वह जल्दी से अपने कमरे में चला गया कि कोई उसके आंसू ना देखे। आज पहली बार उसने अपने पापा का अलग रूप देखा था और वह सोच रहा था कि काश हमेशा की तरह उसकी माँ उसकी खुशी में उसका साथ देती तो कितना अच्छा होता। तभी सोनिया का फ़ोन आ गया। राहुल ने खुद को संभाला और फ़ोन उठा लिया। राहुल, पता है मम्मी पापा हमारी शादी के लिए मान गए। सच? हाँ बिल्कुल सच। पता है मैं हमारी शादी के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मैंने ना अभी से अपने लिए मेहंदी का डिज़ाइन चूज़ कर लिया है। वैसे बाद में कुछ और पसंद आ गया तो बदल लूँगी। वहीं तो कभी ज़बरदस्ती थोड़ी है। और सुनो ना, हम दोनों हर फंक्शन में एक जैसे ड्रेसेस सिलेक्ट करेंगे। ओके। अरे कब से मैं ही बोले जा रही हूँ, तुम भी कुछ बोलो ना। सोनिया, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कल बात करें प्लीज़। ओके राहुल, तुम अपना ख्याल रखना। मैंने भी तुम्हें परेशान कर दिया, सॉरी। अरे नहीं यार, कल सुबह बात करते हैं, तुम नाराज़ मत होना। फ़ोन रखने के बाद राहुल की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कल सोनिया से क्या कहेगा, कहीं वह उसे ही गलत न समझ ले। आखिर उसी ने तो अपनी माँ के बारे में हमेशा बताया था सोनिया को। सोनिया, माँ मुझे बहुत प्यार करती हैं, देखना मेरी खुशी में ही उनकी खुशी होगी। हाँ, पापा के बारे में नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी मुझे भरोसा है मेरी नौकरी मिलने की खुशी में वह भी मेरी बात मान ही लेंगे। और आज माँ ने कितनी बड़ी बात बोल दी मेरी लाश पर गुजरकर। कैसे बोल दिया माँ ने इतनी बड़ी बात। मैं अपनी खुशी के लिए माँ का बुरा कभी नहीं चाह सकता, पर मैं सोनिया के अलावा किसी और से शादी भी नहीं करूँगा। अभी राहुल अपने मन के अंतर्द्वंद से उलझ ही रहा था कि उसके दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने नज़रें उठाईं तो देखा पापा दरवाजे पर खड़े थे। आइए न पापा, राहुल ने अपनी हथेली से अपने आंसू पोंछे और कहा। महेंद्र जी उसके पास आए और उसके कंधे पर हाथ रख कर कहा, बेटा इतना परेशान मत हो। तुम्हारी माँ ने अचानक से सोनिया की बात सुनकर ऐसा रिएक्ट किया है। उन्हें थोड़ा समय दो, ज़रूर मान जाएंगी। आखिर तुम्हें कितना प्यार करती हैं तुम्हारी माँ, जानते हो ना। अब अपनी सबसे प्यारी चीज़ पर कोई हक जमाता नज़र आए तो इंसान कैसे बर्दाश्त करे भला। महेंद्र जी ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा तो राहुल भी मुस्कुरा दिया। आप ठीक कह रहे हैं पापा, कल फिर से माँ को समझाऊंगा मैं, वो मेरी बात ज़रूर मान जाएंगी। और पापा, सचमुच सोनिया बहुत अच्छी लड़की है, आप उससे मिलेंगे तो आपको मेरी बात पर यकीन हो जाएगा। मुझे यकीन है बेटा, सचमुच पापा, कहते हुए राहुल अपने पिता के सीने से लग गया। उसके पापा ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरे बेटे की पसंद कोई ख़ास ही होगी, तुम आराम करो, मैं चलता हूँ। जी पापा। अब राहुल को थोड़ा अच्छा लग रहा था। उसे पापा की बात सही महसूस हुई और फिर वो कल अपनी माँ को कैसे मनाएगा यह सोचने लगा। दूसरी सुबह रविवार का दिन था। माँ ने नाश्ता टेबल पर लाकर रखा तो राहुल ने कुछ बोलना चाहा। माँ, मैं क्या बोल रहा था कि नाश्ता करते समय बात नहीं करते, तुम खाओ, मुझे किचन में कुछ काम है, कहकर वह चली गई तो राहुल मन महसूस कर खाने लगा।
थोड़ी देर बाद राहुल और सोनिया बीच पर बैठे हुए थे। राहुल ने सारी बातें बता दी थी और अब सिर झुकाए बैठा था। सोनिया ने ही खुद को संभाला और बोली, राहुल, हम माँ की इजाज़त के बगैर शादी नहीं करेंगे और मुझे पूरा यकीन है तुम उन्हें मना लोगे। हमारा प्यार उन्हें मनाने के लिए मजबूर कर देगा। अब चलो, सोचना छोड़ो और घर जाओ। माँ को गुस्सा होने का मौका नहीं देना है हमें। हाँ, तुम ठीक कहती हो, तो अब तुम घर जाओ और हाँ, माँ की सारी बातें मानना ताकि माँ खुश हो जाए। राहुल ने सोनिया का हाथ अपने हाथ में ले लिया। काश माँ तुमसे मिल ली होती तो उन्हें पता चलता कि तुम कितनी अच्छी हो। मिल लेंगी माँ मुझसे, और अब तुम घर जाओ। अच्छा बाबा, तुम भी तो चलो। हाँ, तो मैं भी जा ही रही हूँ। पहले थोड़ी देर अनाथ आश्रम जाऊँगी। मैं भी तुम्हारे साथ चलूँ? नहीं, मैं चली जाऊँगी। ओके, बाय। राहुल का मन अब शांत हो गया था। सोनिया की बात सुनकर उसे लगने लगा था कि सब ठीक हो जाएगा। राहुल सोनिया से मिलने के बाद खुद को हल्का महसूस कर रहा था। वह खुशी खुशी अपने घर पहुंचा। आओ बेटा, देखो तो कितनी सारी तस्वीरें भेजी हैं तुम्हारी बहनों ने। माँ ने उसे आवाज़ दी। मगर माँ, मैंने आपको बताया तो है कि मैं सोनिया से प्यार करता हूँ, और फिर भी आप। हाँ बोलो ना, रुक क्यों गए? तुम्हारी माँ को तुम्हारी परवाह नहीं है, यही कहना चाहते हो ना? बचपन से आज तक तेरी खुशी का ख्याल रखा है मैंने, फिर भी तुझे समझ नहीं आता कि तेरी माँ जो भी फैसला लेती है उससे तुम्हारा भला ही होगा। आप समझती क्यों नहीं? मेरी खुशी सोनिया के साथ है। बच्चा अगर गड्ढे में गिरने की जिद करे तो माँ उसकी बात नहीं मानती। बच्चे के लिए जो अच्छा होता है वही करती है। आप जो करना है कीजिए, मुझे शादी ही नहीं करनी। राहुल गुस्से में अपने कमरे में चला गया और फिर जैसे घर बिल्कुल शांत सा होकर रह गया। राहुल के पिता घर में होते तो वह चुपचाप खाना खाने बैठ जाता, और कभी अगर वो देर से घर आते तो बगैर खाए ही सो जाता। नाश्ते के वक्त तो शायद ही वह समय पर उठता था। ऐसे ही उदासी भरे दिन गुजर रहे थे कि राहुल ट्रेनिंग के लिए दिल्ली चला गया, और वहाँ जाकर तो जैसे माँ को भूल ही गया था। रोज़ रात में अपने पापा से फ़ोन पर बात करने के बाद फ़ोन काट देता था। महेंद्र जी इस बीच अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करते रहते थे, लेकिन वह कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं थी। आखिर उन्होंने भी हार मान लिया। इसी बीच राहुल की माँ की सहेली सुधा का पूरी आना हुआ, तो वह अपनी सहेली वीणा के घर ही आकर रुकी। उनके साथ उनकी बेटी स्नेहा भी आई हुई थी। स्नेहा दरमियाने कदकाठी की सुंदर लड़की थी और गृह कार्य में भी कुशल थी। दोनों माँ बेटी पास के शहर में किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी में शामिल होने आई थी और पूरी घूमने के इरादे से रुक गए थे, जबकि सारे परिवार वाले अपने शहर वापस चले गए। बरसों बाद अपनी सहेली से मिलकर राहुल की माँ बहुत खुश थी, और आजकल वह ऐसे भी बहुत अकेलापन महसूस कर रही थीं। ऐसे में सहेली का घर आना किसी वरदान से कम नहीं लग रहा था उन्हें। स्नेहा और उसकी माँ को आए हुए लगभग 1 हफ्ता हुआ था, और इतने ही दिनों में स्नेहा ने उनके मन पर कब्जा जमा लिया था। स्नेहा उन्हें किचन से हटाकर खाना बनाने लगती तो वो भी मुस्कुराते हुए अपनी सहेली के साथ गप्पे लड़ाने बैठ जाती, और फिर जल्दी से काम पूरे करके तीनों घूमने निकल जाते। और ऑफ कोर्स सारे खर्चे राहुल की माँ ही वहन करती थी। स्नेहा भी अपने स्नेह से उन्हें स्नेहिल करने का कोई मौका नहीं छोड़ती थी। कभी उनके बालों में गुनगुने तेल से मालिश करने लगती तो कभी उनके पैरों की मसाज करती। राहुल की माँ ने मन ही मन स्नेहा को अपनी बहू के रूप में देखना शुरू कर दिया था। राहुल को दिल्ली गए हुए 1.5 महीने हो गए थे और वह कुछ दिन बाद घर वापस आ रहा था। राहुल की माँ को पूरा यकीन था कि स्नेहा की खूबसूरती और गुण राहुल को अपनी ओर आकर्षित जरूर करेंगे, और वह बड़ी खुशी से उसके आने की राह देख रही थी। स्नेहा और उसकी माँ को पूरी आए हुए 10 दिन हो गए थे। इस दरमियान सारे पर्यटन स्थलों पर राहुल की माँ के साथ घूम आई थी दोनों, पर महेंद्र जी को उनके जाने की कोई संभावना नहीं दिख रही थी। इसलिए शाम को जब वीणा जी उनके लिए चाय लेकर आईं तो उन्होंने पूछा, राहुल की माँ, आपकी सहेली को गांव वापस जाना होगा तो मैं टिकट करवा दूं? अरे नहीं जी, अभी वो वापस नहीं जाएंगी। महेंद्र जी ने यह सुना तो उनके माथे पर बल पड़ गए। फिर क्या यहीं बसने का इरादा है? राहुल की माँ वीणा जी थोड़ा सिटपिटा गईं। ऐसे क्यों बोल रहे हैं आप? 2 दिन बाद राहुल घर आने वाला है ना, इसलिए मैं रोका है उन्हें।
दोनों बच्चे एक दूसरे को देखकर पसंद कर लें और मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या इतने दिनों बाद बेटा घर आ रहा है और तुम उसे आते ही शौक देने की तैयारी कर रही हो? सोच लो, अगर उसने कोर्ट में जाकर शादी कर ली तो तुम्हारे सारे सपने टूट जाएंगे। शुभ शुभ बोलिए जी, इकलौता बेटा है हमारा, इसीलिए कह रहा हूँ, थोड़ा उसकी ख्वाहिशों के लिए भी सोचो। आप रहने दीजिए, मैं देख लूँगी। ठीक है, लेकिन बाद में पछतावा ना हो अपने किए का। मेरे बेटे को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। तभी स्नेहा ने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी और पूछा, आंटी जी, खाने में क्या बनाऊँ? ओह, आपसे बातों में तो मैं भूल ही गई, स्नेहा को बताया ही नहीं कि क्या बनेगा खाने में। देखिए तो कितनी अच्छी बच्ची है, घंटे भर से मेरे बताने की राह देख रही है। मुझे तो ये लड़की और इसकी माँ दोनों ही कुछ ज़्यादा ही चालाक दिखती हैं। मुश्किल से 10 दिन में पूरे घर में कब्जा जमा लिया है, महेंद्र जी ने अपने आप से ही बड़बड़ाते हुए कहा। आज शाम राहुल घर आ रहा था। बीड़ा जी सुबह से नाश्ते के बाद से स्नेहा को अपने साथ लगाए हुई थी। राहुल के कमरे में नई चादर और पर्दे लगा दिए और कमरे की ठीक से साफ सफाई की। इतने दिनों से कमरा बंद ही रखा था, इसलिए जगह जगह मकड़ियों ने अपना घर बना लिया था। कमरे को व्यवस्थित करने के बाद दोपहर का खाना बनाने में भी स्नेहा ने उनका साथ दिया था। वह नज़रों से ही उसकी बलाएं ले रही थी और ईश्वर का भी धन्यवाद कर रही थी कि घर बैठे बिठाए उन्हें इतनी अच्छी बहू मिलने जा रही है। बीड़ा जी की सहेली घर के काम को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाती थी, सारा काम स्नेहा करती थी। उनका एक ही कहना होता था कि जब से स्नेहा बड़ी हुई है मैं तो घर के काम को भूल ही गई हूँ। शाम में वह राहुल के पसंद के मलाई कोफ्ते बनाने में लगी थी और साथ ही गुलाब जामुन बनाने की भी तैयारी कर रही थी। साथ ही साथ राहुल की पसंद नापसंद भी स्नेहा को बता रही थी, पर अब स्नेहा को काम में मन नहीं लग रहा था। वह कोफ्ते तल रही थी तो उसके हाथ से रिफाइंड ऑयल किचन के फर्श पर गिर गया। बीणा जी ने उसे ऑयल साफ करने के लिए कहा और खुद कोफ्ते तलने लगी। स्नेहा फर्श का तेल साफ कर रही थी कि बीड़ा जी का पैर साफ करने वाले कपड़े में उलझ गया और वो अनबैलेंस होकर गिर गईं, जिससे उनके कमर और कंधे में बहुत चोट आ गई। वह तो शुक्र था कि गर्म तेल गिरने से बच गया, नहीं तो अनहोनी हो जाती। स्नेहा ने जल्दी से उन्हें उठने में मदद की और कमरे में जाकर लेटने के लिए कहा। उसके बाद किचन में आकर हल्दी वाला दूध तैयार किया और ज़बरदस्ती पिलाया। बीड़ा जी को चोट लग गई थी, इसलिए स्नेहा ने उन्हें कमरे में लेटने के लिए कहा और फिर किचन में आकर अधूरा काम पूरा करने लग गई। थोड़ी देर बाद राहुल घर आ गया तो दरवाज़ा माँ की जगह एक लड़की को खोलता देखकर हैरान हो गया। जी, आप कौन? और स्नेहा ने शर्माकर धीरे से अपना नाम बताया। स्नेहा, ओके, थोड़ा साइड दीजिए, मुझे अंदर जाना है। जी जी, स्नेहा हड़बड़ी में बोलते हुए साइड हो गई तो राहुल भी मुस्कुराते हुए घर में दाखिल हुआ। फिर जब वह अपनी माँ के पास गया तो उन्हें चोट लगने की बात सुनकर परेशान हो गया और सब कुछ भूलकर अपनी माँ के पास बैठ गया। बीड़ा जी ने भी उसे प्यार से गले लगा लिया। अब बीड़ा जी तो बिस्तर पर लेटी थीं तो खाने नाश्ते से लेकर घर के सारे काम स्नेहा ही संभाल रही थी और साथ में बीड़ा जी के पैरों में मालिश करना नहीं भूलती। राहुल और महेंद्र जी के भी वक्त पर चाय नाश्ते का ख्याल रखती, इसलिए राहुल भी स्नेहा से अच्छी तरह बात करता था। राहुल को घर आए हुए 3 दिन हो गए थे और अब बीड़ा जी का दर्द भी कम हो गया था, पर वो चाहती थी कि स्नेहा और राहुल दोनों नज़दीक आ जाएं, इसलिए उन्होंने घर का काम स्नेहा पर ही छोड़ दिया था। उधर राहुल इन सब बातों से बेखबर था और सोच रहा था कि आजकल मम्मी का मूड अच्छा है, इसलिए किसी दिन सोनिया को घर लेकर आएगा, पर पहले वह अपने पापा को सोनिया से मिलवाना चाहता था। आज रविवार का दिन था, इसलिए उसके पापा भी घर में ही थे। राहुल अपने पापा के साथ अनाथ आश्रम आया था सोनिया से मिलवाने के लिए। हर रविवार सोनिया अनाथ आश्रम जरूर आती थी। वह वहाँ के बच्चों को पढ़ाने के साथ खेल भी खिलाती थी और सबके लिए चॉकलेट और छोटे छोटे गिफ्ट लेकर आती थी। राहुल के पिता सोनिया से मिलकर बहुत खुश हुए। उन्होंने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए सोचा कि इतनी प्यारी बच्ची को वो अपने घर ज़रूर लेकर आएंगे। घर वापस आते समय उन्होंने बेटे को आश्वासन दिया कि तुम परेशान मत होना, तुम्हारी माँ को मैं समझाऊंगा। उनके कहने पर ही राहुल सोनिया को अपने घर बुलाने वाला था। उसे पूरा यकीन था कि उससे मिलने के बाद बीड़ा
राहुल और सोनिया की शादी के लिए ज़रूर मान जाएंगे। दोनों खुशी खुशी घर आए और उसी रात महेंद्र जी ने फिर से पत्नी को समझाने की कोशिश की, पर वह तो सुनते ही हत्थे से उखड़ गईं। आप मेरी खुशी में कभी खुश मत होना। स्नेहा कितनी अच्छी लड़की है, देखा नहीं मुझे चोट लग गई है तो मेरा कितना ख्याल रखा उसने, घर भी संभाल लिया और मेरी भी सेवा की। बहुत मुश्किल से इतनी अच्छी लड़की मिलती है, पर आप बाप बेटे को तो कदर ही नहीं है। वो सोनिया को लेकर आना चाहते हैं जो बचपन से नाच नखरे करती पली बड़ी है, ताकि मैं ज़िंदगी भर सबकी सेवा करते करते मरती रहूं। वीणा जी बोलते बोलते रुआसी हो गई। राहुल किचन से अपने लिए पानी लेने आया था। उसने अपनी माँ को बोलते हुए सुना तो उसे बहुत दुख हुआ। दूसरी सुबह बगैर बताए ही वह दिल्ली के लिए निकल गया। ट्रेन में बैठने के बाद उसने अपने पापा को मैसेज कर दिया, पापा अभी मैं दिल्ली जाने वाली ट्रेन में हूँ। और महेंद्र जी सब समझ गए थे कि राहुल ने वीणा जी की बात सुन ली है और फिलहाल इन सब बातों से दूर रहना चाहता है। उन्होंने भी सोचा कि अच्छा है, जब स्नेहा और उसकी माँ कुछ दिन में चले जाएंगे तो राहुल को बुला लेंगे। आखिर जब राहुल यहाँ नहीं रहेगा तो फिर शादी की बात कैसे आगे बढ़ेगी। वीणा जी को इस बात की खबर अपने पति के बताने पर हुई। बेटे के चले जाने से वह बहुत दुखी हो गई और हमेशा उदास सी रहने लगी। ना उन्हें खाने का होश था और ना ही वह खुद का ध्यान रख रही थी। 2 दिन से स्नेहा ही घर संभाल रही थी और वीणा जी को भी मनुहार करके खाना खिलाती थी। राहुल के गए हुए आज तीसरा दिन था। दोपहर में वीणा जी ने कुछ नहीं खाया था। हालांकि स्नेहा खाना लेकर आई भी थी, पर उन्होंने बाद में खाऊंगी, अभी भूख नहीं है कहकर उसे लौटा दिया था। लगभग 5 बजे उनकी नींद खुली तो उन्हें भूख लगी थी। पहले उन्होंने सोचा कि स्नेहा को आवाज़ दें, फिर सोचा बेचारी बच्ची कितना परेशान होगी, मैं खुद जाकर ले लेती हूँ। ऐसा सोचती हुई वे किचन में आई और अपने लिए खाना निकालने लगी कि छत पर बात करने की आवाज़ आई। उन्होंने सोचा कि मैं भी छत पर चलती हूँ, कितने दिन हो गए छत पर नहीं गई, वहीं जाकर खाना खा लूँगी। पर वीणा जी अभी सीढ़ी पर ही थी कि उन्हें स्नेहा की आवाज़ सुनाई दी, तो वो रुककर सुनने लगीं। वह बड़े बुरे तरीके से बोल रही थी, तुम्हारी बात मानकर पूरे दिन काम करना पड़ता है मुझे, और कितने दिन इस बुढ़िया की सेवा करूँगी मैं। तूने तो कहा था कि यह बुढ़िया मुझसे खुश हो गई, अपने बेटे के लिए पसंद कर लेगी, और उसका बेटा तो भगौड़ा निकला। अरे वीणा ने तो तुझे कब का अपनी बहू मान लिया है, अब उसका बेटा बगैर बोले चला गया तो मैं क्या करूं? मैं कोई अंतर्यामी तो हूं नहीं। और तू भी ज़रा सब्र रख, यहाँ इतने अच्छे आराम से रह रहे हैं, शान से घूमते खाते हैं। तू बस कुछ दिन और सेवा कर ले वीणा की। उसे बचपन से जानती हूँ मैं, बड़ी सीधी सादी है, पर अपनी जिद पर आती है तो अपनी बात मनवा कर रहती है। तेरी सेवा से खुश है, देखना अपने बेटे को शादी के लिए मना कर रहेगी। तब तक तू ज़रा शांत रह और थोड़ा धीरे बोल। वो तो अच्छा है कि वह सो रही है, कहीं तेरी बात सुन लेती तो सारे किए कराए पर पानी फिर जाता। फिर दोनों के संवेद स्वर में हंसने की आवाज़ आई और दोनों धीरे धीरे बातें करने लगीं। वीणा जी इतनी देर से खुद को संभाले हुए खड़ी थीं, पर अब उनसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि उनके कदमों के नीचे से ज़मीन निकल गई है और वह चक्कर खाकर गिर जाएंगी, पर उन्होंने खुद को संभाला और धीरे से नीचे उतर आईं। स्नेहा और उसकी माँ की बातों से ही उनका पेट भर चुका था, पर फिर भी उन्होंने जैसे तैसे पानी पीकर खाना खाया। अब वह खुद को कमज़ोर नहीं रखना चाहती थीं। खाना खाने के दौरान ही उन्होंने सोच लिया कि अब उन्हें क्या करना है, और अब उनका मन शांत लग रहा था। थोड़ी देर बाद ही वो अपने कमरे में बैठकर अपने पति को फ़ोन मिला रही थीं। वीणा जी ने अपने पति को फ़ोन किया और आराम करने के लिए बिस्तर पर लेट गईं। अब शाम हो गई थी। उन्होंने लेटे लेटे ही घड़ी पर नज़र डाली। घड़ी 5 बजा रही थी। पहले उन्होंने सोचा कि उठकर किचन चली जाएं, पर फिर सोचा कि स्नेहा और उसकी माँ को थोड़ा और नाटक करने का मौका देती हूँ और फिर वो दोनों बैठकर खाएं। इससे अच्छा होगा उनसे घर का काम करवाया जाए। यह सोचकर उनके होंठों पर मुस्कान आ गई। तभी स्नेहा की माँ सुधा ने उनके कमरे में प्रवेश किया। वीणा जी को मुस्कुराते हुए देखकर स्नेहा की माँ ने पूछा, बड़ी खुश लग रही हो वीणा, राहुल से बात हुई क्या फ़ोन पर? वीणा जी ने थोड़ा अनमने मन से अपनी सहेली के चेहरे को देखा और कहा, हाँ यार, बात हो गई है। जल्दी ही घर आने वाला है मेरा बच्चा,
बस अब उसकी शादी करवा दूंगी जल्दी से, फिर वो बगैर बताए कहीं नहीं जाएगा। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है यार। एक बार शादी हो गई फिर बताए बिना कहीं नहीं जाएगा, फिर चाहे तुम्हें बताकर जाए, चाहे तो अपनी पत्नी को। सुधा ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसे तो सुधा नॉर्मली ही मुस्कुराई थी, पर अब वीणा जी को अपनी सहेली की मुस्कुराहट जहर लग रही थी। फिर उन्होंने ही बात को बदलते हुए कहा, यार चाय की तलब हो रही है। अरे तो इसमें सोचना क्या है, अभी स्नेहा को बोलती हूँ, तुम्हारे बहाने मैं भी पी लूँगी। बोलकर वह स्नेहा को आवाज़ देती हुई किचन की ओर बढ़ गईं, तो वीणा जी ने अपने सिर को दोनों हाथों से थाम लिया। उनसे अपनी सहेली का पल पल बदलता रूप बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सुधा किचन में बेटी को चाय बनाने के लिए कहने के बाद टीवी खोलकर बैठ चुकी थी। वीणा जी ने एक नज़र उधर देखा। सोफे पर आराम से लेटने की अवस्था में बैठी सुधा को देखकर कोई भी यही समझेगा कि यह घर उसी का होगा। मेहमान वाला कोई लक्षण नहीं दिखता था उसके स्वभाव में। अपनी पसंद का खाना बनवाकर खाना, बेफिक्री से घर की चीज़ें इस्तेमाल करना। पति की बात याद आ रही थी वीणा जी को। उन्होंने कितनी बार समझाने की कोशिश की थी, पर तब वीणा जी की आंखों पर दोस्ती का पर्दा पड़ा था। ऐसा नहीं है कि दोस्तों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन परिवार के लोगों पर भी भरोसा करना चाहिए। आंखें होते हुए भी आंखों को बंद रखना कोई समझदारी की बात नहीं होती है। अभी वह अपनी सोच में ही गुम थी कि स्नेहा चाय लेकर आ गई। उसने चाय के साथ गोभी के पकौड़े भी बनाए थे। स्नेहा ने ट्रे वीणा जी के आगे रखा और मुस्कुराते हुए कहा, आंटी जी खाकर बताइए ना कैसे बने हैं। वीणा जी के मन में उसके लिए इतना गुस्सा भरा था कि वो उसकी ओर देख भी नहीं रही थी, और वह पूछ रही थी, क्या बात है आंटी, आपकी तबीयत तो ठीक है। वीणा जी को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या जवाब दे। तभी दरवाजे की बेल बजी तो स्नेहा दरवाज़ा खोलने के लिए बढ़ने लगी कि वीणा जी ने उसे रोका। रुको, मैं खोलती हूँ। वीणा जी जल्दी से उठकर दरवाज़ा खोलने गईं। उम्मीद के मुताबिक उनके पति ही आए थे। उन्होंने उनके हाथ से बैग लिया, फिर साथ ही दोनों अंदर दाखिल हुए। पत्नी का उतावलापन देखकर महेंद्र जी के होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई थी। थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर वो सबके साथ ड्राइंग रूम में बैठे थे। स्नेहा सबके लिए चाय और पकौड़े लेकर आई थी। वह ट्रे रखकर जाने को हुई तो महेंद्र जी ने उससे आवाज़ दी, बेटा ये लो, कहकर उन्होंने एक लिफाफा उसके हाथ में थमा दिया। स्नेहा ने खुशी खुशी लिफाफा लिया और वहीं पर खोल दिया, पर खोलते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसे ऐसे देखकर सुधा जी ने पूछा, क्या हुआ, क्या है लिफाफे में? स्नेहा ने सीधे उन्हीं को दे दिया और बोली, हमारे गांव वापस जाने के लिए बस का टिकट है। सुधा ने सहेली को असमंजस में देखा, जैसे कि उसे यकीन ना हो रहा हो। सुधा को अपनी ओर देखता पाकर वीणा जी बोल पड़ी, अरे यार, कब तक तुम अपना घर छोड़कर मेरा ख्याल रखोगी? इसलिए मैंने तेरे जीजा जी से कहकर तेरे जाने का टिकट करवा दिया है। अब अपनी पैकिंग शुरू कर दो, सुबह 7 बजे की बस है। पर आंटी, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है। अरे बिल्कुल ठीक हूँ मैं, तुम फिक्र मत करो और अपने सामान पैक करो। नेहा की बात को बीच में ही काटकर वीणा जी ने कहा। सुधा को समझ आ गया था कि ज़रूर वीणा जी ने शाम की हमारी बातें सुन ली हैं, इसलिए ऐसे बिहेव कर रही है, और इसलिए वो चुपचाप वहाँ से कमरे में चली गई कि कम से कम वीणा मुंह पर कुछ नहीं कह रही है। पति के नहीं रहने पर अपनी बेटी के पालन पोषण में बहुत मुश्किल सही थी सुधा ने, और इन मुश्किलों ने उसे अकल सिखाने की बजाय लालच और कामचोरी ही सिखाई थी। परंतु सहेली की नज़रों में गिरने के बाद उसे पछतावा हो रहा था, और इसलिए सुबह वक्त पर दोनों तैयार हो गए थे गांव वापस जाने के लिए। वीणा जी इस बात पर बहुत खुश हो गई थी। उन्हें तो स्नेहा की बात सुनकर डर सा लगने लगा था कि अगर उन्होंने समय रहते दोनों माँ बेटी की बातें नहीं सुनी होती तो क्या होता। वीणा जी को सोच में डूबा देख महेंद्र जी ने पत्नी को आवाज़ दी, तो क्या सोचा आपने? क्या मतलब? वीणा जी चौंक गई। बेटे की पसंद को अपने आंगन की खुशी बनाने के बारे में क्या ख्याल है? महेंद्र जी ने मुस्कुराते हुए पूछा। जी, मैं राहुल की माँ हूँ, उसके भले के लिए ही मना कर रही हूँ। इतने बड़े घर की बेटी है, सारे काम चुटकी बजाते ही पूरे हो जाते हैं, कैसे निभेगी पूरी ज़िंदगी? जब प्यार की खुमारी टूटती है तो असल प्यार और परवाह ही काम आती है। अब ये तुम कुछ ज़्यादा सोच रही हो। सोनिया अच्छी लड़की है, मिला हूँ मैं उससे,
हर रविवार अनाथ आश्रम के बच्चों के साथ बिताती है, सबकी केयर करती है। बेटे की पसंद बहुत अच्छी है। मेरी मानो तो तुम बिना बताए उससे मिलने चली जाओ, तुम्हें यकीन हो जाएगा। और एक बात बोलूं, बच्चे बालिग हैं, अपनी मर्जी से रिश्ता जोड़ सकते हैं, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया। बच्चे तुम्हारी हाँ का इंतज़ार कर रहे हैं। तुम भी जानती हो, इश्क में लोग पागल हो जाते हैं, पर बहुत कम होता है कि इश्क परवाह करता है। हमारे बच्चे हमारे साथ अपनी खुशी चाहते हैं, हमसे अलग नहीं। इसलिए हमें भी उनकी उम्मीद पूरी करनी चाहिए। और यकीन करो, जब हम उन्हें खुशी से अपनाएंगे तो हमारी ज़िंदगी में खुशियाँ खिल जाएंगी। महेंद्र जी बोल ही रहे थे कि बीड़ा जी ने अपना मोबाइल उठाया और नंबर लगाने लगी। किसे लगा रही हो? बेटे को खबर दे दूं? अब मुझे उनसे दूर नहीं रहना। मतलब? हाँ बाबा, मान गई मैं, बीड़ा जी ने मुस्कुराते हुए कहा और बेटे को फ़ोन उठाने का इंतज़ार करने लगी।